ठीक है भैया, चलो आज बात करेंगे, ठीक है, इस बारे में। ठीक है भैया, तो देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सेल के बारे में, ठीक है, सेल से रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स करा दिए मैंने, जिसमें पैरेलल सीरीज। अब एक बार ये मैं आपको दोबारा से जल्दी से फटाफट रिवाइज करा देता हूँ भैया। सेल क्या होता है भैया? कांस्टेंट पोटेंशियल सप्लायर, जो सर्किट के अक्रॉस में कांस्टेंट पोटेंशियल सप्लाई करे उसे हम क्या कहते हैं भैया? सेल कहते हैं। सेल से जब करंट फ्लो करता है, जब बाहर सर्किट में करंट फ्लो करता है, तो वहां पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आती है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? लेकिन सेल से जब करंट फ्लो करता है अंदर से, तो अंदर भी कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आती है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है भैया, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता था, वो मैंने आपको बता दिया, दोबारा नहीं बता रहा मैं। ठीक है भैया, फिर मैंने एक रिलेशन कराया था जिसमें मैंने आपको बताया था जब सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, क्या हो? डिस्चार्ज हो रहा हो, तो वहां पर एक इक्वेशन वैलिड होती थी, याद है सबको? E इक्वल्स में V प्लस, लेकिन जब सेल चार्ज होता था तो E इक्वल्स में V माइनस आई है। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से, और मैंने आपको इसका कंसेप्ट भी बता दिया था, इस चीजों को फील भी करा दिया था। अगर आपने ध्यान से सुना होगा मेरी बात को, तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर मैंने कराया था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में मैंने बताया था दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे पास, पहला होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल को एक के बाद एक लगाया जाता है। ठीक है भैया, अगर सेल के सीरीज कॉम्बिनेशन में अपोजिट टर्मिनल जुड़े हैं, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, है ना, ऐसे जुड़े हैं, तो ईएमएफ क्या होगा? सब सेल का प्लस होता जाएगा, और रेजिस्टेंस भी क्या होगा? प्लस होता जाएगा, नॉर्मली जैसे आप करते हो। ठीक है भैया, अब एक चीज देखिए भैया, अगर आइडेंटिकल सेल है और एन सेल है, तो ईएमएफ क्या होगा? ईएन, और उनका रेजिस्टेंस क्या होगा? एनआर। क्या होगा? तो मैं देख रहा हूं कि अगर मैंने आइडेंटिकल सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन का रखा है एन सेल का, तो ईएमएफ क्या हुआ? एन टाइम्स बढ़ गया, लेकिन वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हुआ? एन टाइम्स बढ़ गया। ईएमएफ जितना बढ़ा उतना ही क्या हुआ? रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। तो करंट में कोई चेंज, क्योंकि करंट रिमेन सेम। अगर रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता, केवल ईएमएफ बढ़ता, तो करंट क्या होता? बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पर ईएमएफ उतना ही है, तो सॉरी ईएमएफ बढ़ा है, साथ साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, तो इसलिए कोई चेंज नहीं आया। फिर मैंने आपको ग्राफ कराया था ई और एन के बीच का, तो आपने देखा करंट में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, कितने भी एन लगा लो करंट में कोई चेंज। तो ग्राफ आपको याद होगा स्ट्रेट लाइन गया था, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। उसके बाद फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया था मैंने। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने बताया था भैया कि सेल को एक के बाद एक ऐसे ऐसे करके लगा दो। ठीक है भैया, इस कंडीशन में आपका जो ईएमएफ आया था वो क्या था? अगर आइडेंटिकल सेल है, फॉर्मूला याद होगा ना, E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2, EN अपॉन में RN। आइडेंटिकल सेल है तो क्या होगा? कुल जो ईएमएफ आता था वो एक सेल के ईएमएफ के बराबर था। यानी आइडेंटिकल सेल का अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हो तो कुल ईएमएफ क्या होगा? एक सेल के ईएमएफ के, लेकिन कुल रेजिस्टेंस जो होता था, याद होगा आपको, तो वो n टाइम्स कम हो जाता था, याद है? यानी ईएमएफ उतना ही है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या हुआ है? कम हो गया। यानी करंट यहां पर क्या होगा? कैसे? करंट क्या होता है? कुल ईएमएफ अपॉन में कुल रेजिस्टेंस। कुल ईएमएफ क्या है? एक सेल के ईएमएफ के बराबर है, और कुल रेजिस्टेंस क्या है भैया? n टाइम्स कम हो गया, तो यानी क्या हुआ? n E अपॉन में R। E अपॉन में R क्या है? एक सेल का करंट, तो नया करंट क्या होगा? n टाइम्स ऑफ एक सेल के करंट के बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पर करंट क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। समझ गए? तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है भैया, आज जो टॉपिक कराने जा रहा हूँ, आज बहुत खास टॉपिक है। ठीक है भैया, तो इस चीज को ध्यान रखना। हाँ, आज आखिरी क्लास है जिसमें मैं आपको लिखने ही दूंगा। ठीक है भैया, क्योंकि आज कवर अप करना पूरा को बराबर करके ना। अरे स्वीटी सुपारी खा रहा हूँ, फंस जाता हूँ हम नहीं। अब पागल हो रहा है क्या? अभी ये चैप्टर अगर मैं कंप्लीटली अच्छे से कराऊंगा ना, हर एक टॉपिक को लेते सिलेबस के आउटिंग, तो अभी एक हफ्ता लगेगा। और ये चैप्टर अगर आपको अच्छे से आ गया, ठीक है भैया, तो अगले संडे से, दीदी आगे बैठो, अगले संडे यहाँ पे, ठीक है, तो अगले संडे से क्लास तो होगी, लेकिन रिवीजन क्लास हुआ करेगी। ठीक है, पूरे हफ्ते में जो पढ़ाया रखा होगा ना मैंने, उसी चीज को मैं दोबारा से दोहराया करूंगा, और शाम को टेस्ट हुआ करेगा। ठीक है भैया, तो संडे को अब काम बढ़ने वाला, काम घटने की बजाय, लेकिन अल्टरनेट डेज में हो जाएगा धीरे। ठीक है भैया, तो ये रहेगा TTSS में। ठीक है, खैर बकवास कम करते हुए भी काम करता हूँ ज्यादा। ठीक है भैया, ठीक है, मैं बात करने आ रहा हूँ भैया, ये सब तो आपको पता ही होगा, याद है? चीजों को ध्यान से सुनना भैया, प्लीज अटेंशन पूरा रहना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है, मैं आपको एक खास खबर बता दे रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आती है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते ना, तो चीजें समझ में आने के बावजूद भी थोड़ी देर बाद भूल जाते, फिर कंफ्यूज जाते। फिजिक्स मात्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका फुली अटेंशन चाहिए, क्योंकि हर चीज आपके लिए नहीं है, कोई भी आपने घर में सीख नहीं रखी है।
या कोई किताब पढ़ के अपने आप से सीख सकते हैं, एनसीईआरटी उठा लेना और यही टॉपिक को पढ़ना, आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, पढ़ने के बाद समझ में आएगा, पढ़ने से पहले आप कुछ समझ नहीं सकते। तो इसीलिए आपके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है भैया कि पूरा अटेंशन क्लास में होना चाहिए, ठीक है। वरना जिस दिन मैंने अब देखिए भैया टाइम भी खराब नहीं करना मुझे, ठीक है, मार के अब सीधा क्लास से बाहर। लेकिन जिस दिन मत्था खराब हो जाएगा उस दिन फिर मैं टाइम खराब होगा, कोई दिक्कत नहीं, 10-5 मिनट, लेकिन ढंग से पेल दूंगा, अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है भैया। फिर आप बाहर बदमाश बुला के लाओगे, ठीक है, वो भी ठीक नहीं है, ठीक है, ठीक है। लेकिन भाई प्लीज यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से, छोटे भाई बहनों मेरे, पढ़ना, ठीक है, तेरे को छोड़ के, कुछ को छोड़ के, ठीक है। चलो मिटो रहा भैया। तो भैया देखिए, अब बात करने जा रहा हूं भैया कुछ ग्राफ की, और वो ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, आसान है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है भैया। ना जाने कितनी बार सीबीएसई में आ रखे हैं, कितने बार जेई में आ रखा होगा। तो देखिए भैया, पहला जो ग्राफ है हमारा, ठीक है, वो ग्राफ है भैया पहला आपका ई वर्सेस आर का, ई वर्सेस आर का, ये क्या है और ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है भैया, पूरा नाम बोला करो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो देखिए भैया, मैंने क्या किया, इस बैटरी का ईएमएफ क्या है, ई, ठीक है, और ये क्या है भैया आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो भैया मैंने क्या किया, आर को बढ़ाया, तो क्या इसके ईएमएफ में कोई चेंज आएगा? 4 वोल्ट लिखा हुआ है तो 4 वोल्ट ही तो रहेगा। इसको कम करूंगा तो इसके ईएमएफ में फिर भी चेंज नहीं आएगा, इसको बढ़ाऊंगा फिर भी इसके ईएमएफ में कोई चेंज नहीं आएगा। अब जो बैटरी है, जो बैटरी आपको मिली है, उसके ऊपर लिखा हुआ 10 वोल्ट, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल वो क्या दे सकती है, 10 वोल्ट दे सकती है। तो उसका मैक्सिमम कभी चेंज हो सकता है क्या? उसके मैक्सिमम को ना तो आप घटा सकते हो, ना उसके मैक्सिमम को आप बढ़ा सकते हो। यानी आपका हर एक कंडीशन में आर की वैल्यू कितनी भी हो, आपका ईएमएफ हमेशा क्या रहेगा, एक जैसा वैल्यू बना, एक जैसी वैल्यू में बना रहेगा, ठीक है भैया। अब दूसरी बात देखिए, मैं थोड़ा और इसको आता हूँ, बताता हूँ भैया। मैंने आपको बताया था कि आपका सेल है, बैटरी है, ये बैटरी का क्या है भैया, इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्या है भैया, और ये आपका क्या है भैया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है भैया। इसके ऊपर लिखा हुआ है ए, 4 वोल्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भैया। तो भैया करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, करंट यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, करंट फिर अंदर से ऐसे करके निकल गया, है ना, ऐसे ही होता ना। तो मैंने क्या किया, आर को बढ़ाया, क्या किया, स्टार्टिंग में आर कम था तो इसके ऊपर क्या था, 1 वोल्ट, अंदर कितना होगा, 3 वोल्ट, सम कितना आया, सम क्या किसके बराबर होता है, इंटरनल पोटेंशियल प्लस एक्सटर्नल पोटेंशियल बराबर में ईएमएफ होता है। अब बताया नहीं, ई इक्वल्स टू में एक्सटर्नल पोटेंशियल प्लस इंटरनल पोटेंशियल, दोनों का सम क्या आता है, ईएमएफ के बराबर आता है। आपने आर की वैल्यू को और बढ़ा दिया, क्या कर दिया, जब आर की वैल्यू को और बढ़ाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, और बढ़ेगा, अंदर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, सम क्या होगा, 4 वोल्ट। आपने आर को और बढ़ाया, इसके अकॉर्डिंग में पोटेंशियल क्या होगा, पता है ना, करंट तो सेम ही है, करंट की वैल्यू में चेंज थोड़ी ना कर रहा हूं। तो आपको पता है करंट अगर सेम है, करंट कांस्टेंट है, तो V इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है भैया, ये होता है। तो भैया हमने क्या किया, ये V क्या है, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल है, क्या है, जब V बोलूंगा तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल, और E बोलूंगा तो इसका प्लस, समझ गए। तो अब देखिए भैया, मैंने R को और बढ़ाया, R को और बढ़ाऊंगा तो V इसके अक्रॉस में क्या होगा, कितना बढ़ेगा, 3 वोल्ट हो गया, तो इधर से क्या हो जाएगा, सम क्या आ रहा है, सम क्या है, बस ईएमएफ है, क्या है, वही आ रहा है। इसको और बढ़ाया, आर को, V और बढ़ गया, 3.9 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 0.1 वोल्ट आ गया, सम क्या आ गया, फिर 4, फिर क्या आ गया, समझ गया भैया। आप आर बढ़ा, आर को और बढ़ाओगे, बहुत ज्यादा कर दोगे आर को, तो ये कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट, और यहां पर कितना हो जाएगा, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल आप किसके बराबर कर सकते हो, ईएमएफ के, किसके बराबर कर सकते हो, यानी पोटेंशियल को बढ़ाकर चाहते हो आप किसी भी सेल के अक्रॉस में पोटेंशियल, रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो, तो आप कहां तक बढ़ा सकते हो, जितना सेल का, और उस कंडीशन में सारा पोटेंशियल यहां पर आ जाएगा, और इंटरनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ईएमएफ अभी भी क्या है, दोनों के सम के बराबर, यानी अभी भी क्या है, 4 वोल्ट ही है। तो रेजिस्टेंस कोई सा भी हो, ईएमएफ की वैल्यू पर किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है भैया। तो आप देखोगे तो ई और आर के बीच का अगर ग्राफ देखोगे, ये ई है और ये आर है, अगर ये 4 वोल्ट है तो आर की 0, जब आर 0 रहेगा फिर भी 4 वोल्ट ही आएगा। अच्छा, आर 0 कर दोगे तो सारा का सारा पोटेंशियल क्या होगा, इंटरनल पे आएगा,
ये 4 वोल्ट रहेगा और बाहर कितना रहेगा 0, तो सम क्या आ रहा है ईएमएफ, जो कि अभी भी क्या है 4 वोल्ट ही है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना भी हो, ईएमएफ पे हमेशा, ईएमएफ पे कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा। बढ़ाते जाओ, समझ गए, ग्राफ समझ में आ गया। तो सो E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। R पे E क्या होता भैया, डिपेंड ही नहीं करता, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ भी R कर लो, कुछ भी R कर लो, E की वैल्यू हमेशा क्या आएगी सेम रहेगी, सेल अगर आपने चेंज नहीं किया तो। समझ गए भैया, चलो बना लो कर लो, कोई बात नहीं, रुक जाते थोड़ी देर। अगला ग्राफ देखिए भैया, अगला ग्राफ है आपका V वर्सेस R का, ध्यान दीजिए भैया, V वर्सेस V और R के बीच का ग्राफ है। चलो भैया देखिए, मैंने आपको बताया कि आप R बढ़ाओगे, R क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और V क्या है एक्सटर्नल पोटेंशियल, क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर आने वाले पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं एक्सटर्नल पोटेंशियल। आपको पता है भैया, अगर आप R को बढ़ा रहे हो तो V क्या होगा उसके अक्रॉस में, और बढ़ाया R, और बढ़ाया, और बढ़ाया, मैक्सिमम किसके बराबर हो सकता है ईएमएफ के बराबर, किसके बराबर, उसके बाद R को बढ़ाओगे तो कभी भी V में चेंज, यानी R V की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी पहले क्या हुआ, समझ गया ग्राफ, अब ग्राफ में बना दे रहा हूं, मैं ग्राफ बना दे रहा हूं, लेकिन इसकी कैलकुलेशन समझिए। देखिए चलो कैलकुलेशन, ग्राफ तो समझ में आ गया होगा कि पहले क्या हुआ, ये क्या है, ये क्या है भैया V, ये क्या है R, बढ़ा रहे हो R बढ़ा रहे हो, V भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, फिर उसके बाद क्या होगा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू को क्या कहते हैं ईएमएफ, क्या कहते हैं पोटेंशियल की कांस्टेंट वैल्यू क्या कहते हैं भैया, और पोटेंशियल जैसे ही अटेंड कर लेता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वैसे ही बढ़ना बंद हो जाता है क्या पोटेंशियल। समझ गए भैया, चलो भैया तो इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं और थोड़ा कैलकुलेशन के थ्रू समझते हैं जो आपको पेपर में करनी है। ये तो समझा दिया मैंने, फिल करा दिया। अब देखिए भैया ध्यान दीजिए, V वर्सेस R का ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा भैया। V वर्सेस R का, ठीक है प्रेम, तू अगर पूरी क्लास में चुप बैठेगा ना, मैं कसम से कह रहा हूँ हर क्लास बाद तेरे को एक स्ट्रिंग पिलाऊंगा, एक वर्ड स्ट्रिंग, और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ेगा तू, है बियर पिएगा, दारू पिला देंगे, हाँ वो हफ्ते में पिलाऊंगा फिर एक बार, ठीक है ठीक है। V वर्सेस R का, ठीक है भैया, तो V वर्सेस R का ग्राफ बनाने के लिए ध्यान दीजिए, बड़ा ही आसान है, जैसे मैं बोल रहा हूँ उस चीज को आपको पता है भैया कि मैंने कल परसों बताया था, अगर आपको करंट निकालना है और ईएमएफ दे रखा है, करंट निकालने क्या दे रखा है तो आप क्या करते हो ईएमएफ अपॉन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, ठीक है भैया। चलो एक काम करते हैं हमने, ठीक है यहाँ पे V हो गया, ठीक है, I इक्वल्स में क्या होगा E, हमने R को कॉमन ले लिया, 1 प्लस स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R, कोई दिक्कत तो नहीं है, स्मॉल r को इसके साथ ला दिया और कैपिटल R को, ये 1 प्लस क्या होगा स्मॉल r अपॉन में, ये क्या होता है एक्सटर्नल पोटेंशियल, क्या होता है किससे लिखते हैं, और ये क्या होगा E 1 प्लस स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R, ये एक रिलेशन आया, ध्यान दीजिएगा। मैंने कह दिया अगर बाहर कोई पोटेंशियल ही नहीं है, ओ सॉरी बाहर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो सारा पोटेंशियल कहां पे आएगा, यानी बाहर के पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी जीरो, क्या होगी चलो देखते हैं भैया, इफ बाहर रेजिस्टेंस जीरो, तो जब रेजिस्टेंस जीरो होगा तो सारा पोटेंशियल कहां पे आएगा इंटरनल, एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी जीरो, देखो कैसे आती जीरो, तो V E 1 प्लस E सॉरी क्या है स्मॉल r, इसकी वैल्यू क्या है भैया जीरो, अब कैपिटल R की वैल्यू क्या करेगी जीरो, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो क्या होता है इंफिनिटी, एनीथिंग जो है ये है E 1 प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 1 दो बोल दे, ठीक है भैया, और एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी क्या होता है भैया जीरो, यानी R को जीरो तो V भी क्या हो गया, ठीक है समझ गया। चलो आगे करते हैं, इफ कैपिटल R की वैल्यू मैंने क्या कर दिया इंटरनल रेजिस्टेंस की आधा कर दी, मतलब कुछ वैल्यू डाल दी उसके पास, ठीक है भैया, तो अब देखिए क्या होगा देन,
ई इक्वल्स में ई 1 प्लस ये क्या है भैया स्मॉल आर, और ये क्या है देखिए कैपिटल आर की वैल्यू क्या रखी है स्मॉल आर अपॉन में 2, 2 क्या हो गया इसके साथ चला गया, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हो गया, ये सॉरी आर है, आर से आर क्या हो भैया देखो ना ये आर था, आर की वैल्यू क्या आर बाय में 2 ऊपर चला गया तो आर से आर क्या हुआ कैंसिल हो, यानी ई अपॉन में 3। यानी जैसे ही आप क्या करोगे आधा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हाफ ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस करते हो तो उस केस में आपका जो पोटेंशियल रहेगा वो 1/3 आ जाएगा ईएमएफ का। ठीक है भैया, बाकी का कहां गया, बाकी का पोटेंशियल कहां पर है अजय, बाकी का पोटेंशियल हो अभी ले बाकी का पोटेंशियल कहां पर है? हाथ कर, हाथ कर, तोड़ दूंगा हाथ। ठीक है, अब एक्सटर्नल पे पोटेंशियल नहीं आया तो बाकी का पोटेंशियल कहां पर होगा इंटरनल पर होगा। ये तू कुछ और सोच रहा था ना, इसकी अलग ही दुनिया चल रही है। देखिए भैया ओए तो ये क्या होगा वी के बराबर हो ई बाय में 3 के बराबर हो, मतलब आगे कुछ पोटेंशियल। चलो हमने क्या कर दिया इफ स्मॉल आर कैपिटल आर इक्वल्स में क्या हुआ आर बाय में आर कर दिया, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर दिया। ठीक है भैया, तो उस केस में क्या होगा वी, ध्यान ये क्या होगा भैया आपका वी ई 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन में स्मॉल आर, क्योंकि कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर ले लीजिए, क्या होगा ई बाय में 2, आधा आ गया पोटेंशियल, मतलब आधा उसके पास आधा उसके पास। ठीक है भैया, ठीक है रेजिस्टेंस अब भाई दो रेजिस्टेंस है दोनों की वैल्यू सेम है सीरीज में तो पोटेंशियल का आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, वैसे ही पता आपको इफ आर इक्वल्स टू में इन्फिनिटी क्या है भैया, अब इन्फिनिटी कर दोगे आर की वैल्यू को तो क्या होगा मैक्सिमम पोटेंशियल आएगा, और मैक्सिमम किसके बराबर होता है ईएमएफ के। देखो आप कैलकुलेशन देखो, देन आई इक्वल्स में क्या होगा ई 1 प्लस इन्फिनिटी तो क्या होगा, अच्छा वही तो भैया आर की वैल्यू इन्फिनिटी तो एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी क्या होता है भैया 0। ठीक है भैया, तो ई ये तो 0 हो गया, 1 प्लस 0 क्या होता है 1, तो बराबर में क्या हुआ ई, यानी वी किसके बराबर आ गया, यानी एक्सटर्नल पोटेंशियल बराबर में ईएमएफ। तो भैया देखिए ग्राफ कैसे खींचा आपका, ये है आपका वी और ये है आपका आर, आर 0 था, आर 0 था तो पोटेंशियल भी क्या है 0, आर की वैल्यू बढ़ाई तो ईएमएफ क्या हुआ बढ़ गया, आर की वैल्यू और बढ़ाई तो ईएमएफ क्या हुआ और बढ़ गया, और आर की वैल्यू क्या कर दी इन्फिनिटी तो क्या हुआ, अब ये ऐसे ही हो जाएगा, ये बाईपास तक कैंप कश्मीरी गेट ऐसे ही जाएगा ग्राफ। ठीक है भैया सेम, तो ये क्या होगा ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ईएमएफ, समझ गए भैया, कुछ भी रेजिस्टेंस कर लो यही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। समझ गए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है खासा, आगे जाके स्ट्रेट लाइन रहेगा। हाँ हाँ यहां से कर्व है, हाँ जैसी तेरा देख लेना इन्फिनिटी बहुत ज्यादा आर हो गया, बहुत ज्यादा आर, जब आर की वैल्यू बहुत ज्यादा तो उसके अक्रॉस में इनमें भी क्या होगा बहुत ज्यादा मतलब क्या होगा ईएमएफ के बराबर। ओए भाई प्लीज देखिए ये ग्राफ क्लियर है, अब देखिए अगला ग्राफ आ रहा है। ठीक है भैया, और ध्यान दीजिएगा ग्राफ भी थोड़ा समझ में आएगा आपका, थोड़ा फील करके, मतलब अगर थ्योरेटिकल करा दूं तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है भैया, चलो देखिए अगला ग्राफ है भैया आपका V वर्सेस I का। V क्या है एक्सटर्नल पोटेंशियल और I क्या है उसके थ्रू करंट, उसके थ्रू, तो भैया देखिए V वर्सेस I का ग्राफ है। अच्छा एक चीज देखिए, हम R बढ़ाएंगे, R क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो उसके अक्रॉस में पोटेंशियल क्या होगा बढ़ेगा, अभी बताया था पीछे। और भैया अगर आप R बढ़ाते हो सर्किट के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में तो करंट की वैल्यू क्या होती है कम हो जाती है, तो पता ही होगा भैया, क्योंकि VI इज इनवर्सली इक्वल टू क्या होता है भैया R होता है, अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा कम हो जाएगा, यानी आप जब R बढ़ा रहे हो पोटेंशियल तो बढ़ रहा है उसके अक्रॉस में, किसके अक्रॉस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, लेकिन करंट उसके अक्रॉस में क्या हो रहा है कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, यानी R बढ़ाने पर करंट की वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज कर रही है, R बढ़ाने पर करंट की वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज कर रही है। समझ गए, तो चलो देखते हैं भैया, तो भैया ये देखिए आपका क्या है भैया, ये क्या है भैया आपका पोटेंशियल है और ये क्या है भैया करंट। अच्छा R मैक्सिमम देखिए V जो है
अगर मैक्सिमम क्या होता है, ईएमएफ के बराबर। और जब ईएमएफ होता है वी ईएमएफ के बराबर होता है तो उसको करंट क्या होता है, जीरो होता है। अब देखो ना, V इक्वल्स टू E इक्वल्स टू में V प्लस आई आर होता है। अगर इसकी वैल्यू करंट की वैल्यू को जीरो करोगे तो क्या होगा, करंट की वैल्यू जीरो, तो V इक्वल्स में क्या होगा, E हो जाएगा। यानी जब मैं V इक्वल्स में E कहूंगा तो उसका मतलब उस वक्त रेजिस्टेंस क्या बहुत ज्यादा है और करंट क्या है, जीरो है। क्या है, नहीं समझे। देखिए भैया, मैंने बोला कि अगर यहाँ पर करंट जीरो कर दूं, करंट क्या कर दूं, तो E क्या होगा, V के बराबर हो जाएगा। E क्या होगा, V के बराबर हो जाएगा। ई वी के बराबर जब करंट जीरो हो जाएगा। और करंट जीरो कब होता है, जब सर्किट में रेजिस्टेंस जो होता है मैक्सिमम होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है भैया, एक्सटर्नल सर्किट में अगर आप इन्फिनिटी रेजिस्टेंस अप्लाई कर दोगे तो उस वक्त उसके अक्रॉस में पोटेंशियल जो होगा ईएमएफ के तो बराबर रहेगा, लेकिन करंट की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। यानी पोटेंशियल जब मैक्सिमम रहेगा, यानी वी जो होगा वो ई के बराबर होगा, तो उस वक्त करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। यानी इस पॉइंट के लिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट ये बता रहा है कि V जो है वो E के बराबर है और करंट की वैल्यू क्या है भैया, जीरो है। समझ गए। चलो एक काम करते हैं, क्या करते हैं भैया, हमने क्या किया भैया, V को कम कर दिया। क्या कर दिया, अच्छा V को कम कैसे कर सकते हैं, R को कम करेंगे। अबे R को कम करोगे तो V अपने आप कम हो जाएगा ना, ये बढ़ रहा है तो यही बढ़ रहा है, ये कम करोगे तो ये क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कम किया तो V भी क्या हुआ, कम हो गया। लेकिन जब रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट क्या होता है भैया, बढ़ जाएगा। यानी क्या हुआ, V कम किया कम आया, लेकिन करंट क्या हुआ, बढ़ गया। आ गया ना करंट इतना, जब पोटेंशियल कम हो गया, पोटेंशियल नीचे आ रहा है और करंट क्या हो रहा है, आगे जा रहा है ना। चलो हमने क्या किया, V को और कम कर दिया। क्या कर दिया, और कम कर दिया, तो करंट क्या होगा, और बढ़ गया। देखो V इतना कर दिया, करंट क्या हुआ, इतना बढ़ गया। हमने V को जीरो कर दिया। V जीरो कब होगा पता है आपको, V जीरो जब होता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, जीरो। जब एक्सटर्नल में कोई रेजिस्टेंस इन लगा रखा हो, तो देखा ना आपने V जीरो आता था, R जीरो पीछे वाले ग्राफ में, तो V जीरो आता था। उस केस में उसके अगर उसमें पोटेंशियल तो नहीं रहेगा, लेकिन करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम रहेगी, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना करंट। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही नहीं तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ये यहाँ पर करंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। क्या, जब V की वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। आपको इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या कहते हैं इसे भैया, शॉर्ट सर्किट। आपने सुना शॉर्ट सर्किट में आग लग गई, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर, टी नहीं होता, आई स्क्वायर आर होता है। यानी जब आपका रेजिस्टेंस एक्सटर्नल पोटेंशियल जीरो होता है, एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत होता तो ही बहुत कम हो जाता है, क्या होता है, तो करंट क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। क्या होता है, अब भैया करंट के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पावर, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। आर की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती कभी भी। लेकिन मैं एक बता रहा हूं कि अगर आर की वैल्यू बहुत कम हो जाए तो करंट क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और करंट इतना ज्यादा होगा कि पावर इतनी ज्यादा हो जाएगी कि पावर झेल नहीं सकता सर्किट। और जब पावर झेल नहीं पाएगा सर्किट तो क्या होगी, आग लग जाएगी। मैंने कहा भैया अगर रेजिस्टेंस क्या बहुत कम हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, लगभग जीरो के आसपास आएगी। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम ही है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। और जब करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी तो पावर क्या होगी, बहुत ज्यादा निकलेगी। सर्किट इस पावर को झेल नहीं पाता और क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट से हमारी क्या होगी, आग लग गई। समझ गए, कहते हैं ना शॉर्ट सर्किट से आग लगी। तो ये ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसा। ये ग्राफ कैसा बन रहा है, ऊपर से कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है। यानी इस ग्राफ का स्लोप क्या है भैया, नेगेटिव। क्या है, चलो अब एक आप देखिए, जिसके पास मैथ्स होगी तो उसने ये वाली इक्वेशन को जरूर पढ़ा होगा, y इक्वल्स टू में mx प्लस c। इसे कहते हैं भैया y इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं इसको। ठीक है भैया, स्ट्रेट लाइन में ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। ये y इक्वल्स टू में mx प्लस c, इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है भैया, समझ गया। ठीक है, तो अब देखिए भैया इसमें क्या होता है, मैं इस वाली इक्वेशन को अगर थोड़ा थियोरेटिकल जाऊं, इसको देखो तो आपको पता है E इक्वल्स में V प्लस क्या होता है, आई आर। तो V क्या होगा, E माइनस आई आर प्लस ई, ऐसे लिख सकते हो इसको डायरेक्ट। अब इसको इधर ले आओगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा प्लस ई। अच्छा ये देखिए, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो y की जगह पर क्या है भैया, यानी y की जगह पर v है, यहाँ पर भी y की जगह पर v। ठीक है, और E क्या है, C क्या है यहाँ पर, अच्छा होता क्या है, C क्या है, y इंटरसेप्ट। क्या है, y इंटरसेप्ट का मतलब होता है y की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, y इंटरसेप्ट का मीनिंग होता है y की, तो भैया y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है,
ईएमएफ के बराबर क्या है। तो यहां पर देखिए भैया वाई इंटरसेप्ट क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, और यहां पर वो क्या है ई के बराबर। आपको पता है भैया मैक्सिमम वोल्टेज होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं ईएमएफ, यानी वाई इंटरसेप्ट यहां पर क्या है भैया, कहां लिख रहा था मैं, वी किसके बराबर, वाई किसके बराबर है, वी के बराबर, और वाई इंटरसेप्ट यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ किसके बराबर है, वाई की वैल्यू क्या है, वाई पे क्या है, वाई सॉरी वाई पे क्या है वी, और सी क्या है उसकी मैक्सिमम, तो सी मैक्सिमम वैल्यू है तो वी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ई। समझ गया भैया, ये हो गया। वाई पर क्या है पोटेंशियल, और सी क्या है उसकी, तो पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, समझ गया भैया, ये हो गया। अच्छा देखिए एम क्या है, एक्स क्या है आई, एक्स क्या है, तो एम क्या होगा स्लोप, तो देखिए आर आई क्या है भैया, एक्स है, आई वेरिएबल है ना, आई वेरिएबल है, तो यानी क्या हुआ यहाँ पर जो एक्स है वही क्या है आई है, लेकिन यहाँ पर जो माइनस आर है वो क्या है स्लोप, ये क्या है, यहाँ पर एक्स जो है आपका वो आई है, क्या है एक्स एक्सिस पे कौन है भैया आई, और जो स्लोप है इस लाइन का वो क्या है माइनस आर, माइनस आर मतलब नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप मतलब ग्राफ क्या होगा नीचे आएगा, पॉजिटिव स्लोप मतलब क्या होता है ऊपर जाता है, और नेगेटिव स्लोप मतलब नीचे आता है। ठीक है भैया, फटाफट इसको लिख लीजिए, ये आपका हो गया थर्ड ग्राफ। ठीक है, पहली जो कैलकुलेशन है भैया लिखिए, नहीं लिखना, चलो मैं ही लिखाता हूँ। ठीक है भैया, बेटो तू देखिए भैया आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भैया एफिशिएंसी ऑफ सेल। ठीक है भैया, सेल की एफिशिएंसी की बात कर दो भैया, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, एफिशिएंसी को इससे लिखते हैं, और ये क्या होता है भैया आउटपुट अपॉन में इनपुट, आउटपुट अपॉन में, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, 100 से भी गुणा करते हैं क्योंकि एफिशिएंसी नंबर में भी निकलती है और परसेंटेज में भी निकलती है। ठीक है भैया, तो आउटपुट अपॉन में इनपुट, अच्छा देखिए आउटपुट क्या है, वी आई है, पावर है, ये पावर आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर, पावर क्या होता है भैया आई स्क्वायर आर, और वी आई भी होता है, क्या होता है भैया, तो वी आई कैसे है पता है, आई स्क्वायर आर तो अभी पता होगा, एक आई आर के साथ लिख कर क्या कर दिया, आई आर क्या होता है वी, तो वी आई बन गया ना। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला, तो हमने क्या किया आउटपुट पावर का क्या लिख दिया, आउटपुट पोटेंशियल इनटू में करंट, और इनपुट पावर क्या होगा भैया ईएमएफ इनटू में करंट, ईएमएफ इनटू में करंट, जो हम पावर दे रहे हो कितनी है ईएमएफ इनटू में करंट है, लेकिन हमें मिल कितनी रही है, समझ गया, तो आई से आई क्या हुआ कैंसिल हो गया। अच्छा वी क्या होता है आई आर, फिर दोबारा से लिख दीजिए आई आर। अच्छा ईएमएफ क्या होता है, अभी बताया था मैंने आपको कि आई आर एक्सटर्नल पोटेंशियल प्लस इंटरनल पोटेंशियल, अबे वी लिखता था ना इसको, क्या दिक्कत है, तो भैया क्या हुआ एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या आ गया, आई आई कॉमन ले लीजिए, क्या होगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी और परसेंट, एफिशिएंसी इन परसेंटेज, इन परसेंटेज क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भैया, ये सेल की एफिशिएंसी है। ठीक है भैया, अब देखिए एक थ्योरम आती है जिसको कहते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम, क्या है भैया, एक सेल आपकी मैक्सिमम पावर कब दे सकता है, एक सेल आपका मैक्सिमम पावर कब देगा, पावर जानते हो ना भैया, जो बाहर से हीट निकल रही है उसका रेट कितना रेट है, लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज नोन एज पावर, तो जो बाहर पावर मिल रही है उस पावर का रेट कितना है, कितने, एक सेकंड में 2 जूल मिल रही है या एक सेकंड में 4 जूल मिल रही है, जब एक सेकंड में 4 जूल मिलेगी तो पावर क्या होगी ज्यादा होगी, जब 2 जूल होगी तो क्या होगी, तो ज्यादा पावर आएगी तो क्या होगा, समझ गए भैया, तो ज्यादा एफिशिएंट है, कम पावर होगी आउटपुट में तो क्या होगा कम एफिशिएंट है सेल। सेल ज्यादा एफिशिएंट कब होता है, जब एक्सटर्नल सर्किट में ज्यादा सप्लाई दे, मतलब एक्सटर्नल वाले को ज्यादा पावर दे, वो सेल ज्यादा बढ़िया होता है। ठीक है भैया, और जो सेल बेकार होता है वो अंदर ही जा सारे पावर को खर्च कर लेता है, बाहर खा देता है, बड़ी टुच्ची सी पावर देता है, समझ गया भैया, ये होता है ड्यूरासेल। ठीक है, चलो भैया देखिए, तो भैया मैक्सिमम पावर थ्योरम ध्यान दीजिए भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पहले बता रहा हूँ, CU सेट AI EEE पहले था,
आप जेई वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता कि कोई सेल मैक्सिमम पावर कब देता है। ठीक है भैया, ध्यान दीजिए। तो भैया मैक्सिमम पावर थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम, ठीक है भैया, मैक्सिमम पावर थ्योरम कर रहे हैं। ठीक है भैया, तो भैया चलो देखते हैं। ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये आपका क्या है भैया, ईएमएफ है, और ये उसका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्या गया, करंट गया। ध्यान दीजिए भैया, बिल्कुल सारी सावधानी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। पावर क्या होता है भैया, आई स्क्वायर आर। अब हम जानते हैं भैया ये सेल है जिसका ईएमएफ ई है और रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस क्या स्मॉल आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कैपिटल आर है। तो भैया इस केस में आई क्या होता है, मैंने आपको बताया था, आई इक्वल्स टू में ई प्लस कैपिटल आर प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये हो गया। तो हमने क्या किया, ई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इनटू में कैपिटल आर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये लिख दिया। तो पावर क्या हो जाएगा भैया, ई स्क्वायर आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, और ये क्या हुआ आर। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने भैया, इसके स्क्वायर को खोल दीजिए। पी इक्वल्स टू में वैसे हो चुका है आपका, लेकिन मैं इसको एक फॉर्म में लाने जा रहा हूं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ई स्क्वायर, इसको क्या लिखो, आर स्क्वायर प्लस क्या, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्मॉल आर, और डॉट क्या होगा। अच्छा एक चीज करता हूं मैं, मैंने -2 कैपिटल आर स्मॉल आर से माइनस कर दिया, और क्या हुआ, ये प्लस माइनस कर सकते हो ना भैया, क्योंकि जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो ये है क्या, जीरो ही तो है, और जीरो को किसी चीज में जोड़ दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है भैया, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। चलो आप देखते हैं भैया आगे, ध्यान दीजिए। पावर इक्वल्स टू में ई स्क्वायर इंटू में आर, और एक काम करते हैं भैया, इन दोनों को और इसको लिख सकते हैं भैया, इन तीनों को लिख दिया। ये क्या हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। तो ये क्या हुआ, आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ये हो गया। और ये क्या हुआ, 2r, ये क्या 4। चलो भैया देखिए, ये आ गई वो फॉर्म जिसको मैं लाना चाहता था। अच्छा एक बात बताइए, चलो भाई, ओए ऑनलाइन वाले मीटिंग खत्म हो रही है, दूसरी मीटिंग ज्वाइन करना है, ठीक है, फटाफट जल्दी से खत्म होगी मीटिंग, ज्वाइन करो।